हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने सेशन बिफोर स्लीप 5 में। करंट अफेयर्स के 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज के मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। ये सभी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें मैं आपके 5 टॉपिक और 5 एमसीक्यूज़ उनको डिस्कस करता हूं, उनके आंसर भी एक्सप्लेन करता हूं। साथ के साथ मैं उस दिन के 2 या 3 इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, जिनको मैं एमसीक्यूज़ नहीं बनाता, लेकिन उनको मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस क्लास को पूरी तरह से देखिएगा और हर क्वेश्चन के चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं चाहता तो इनको बहुत आसान तरीके से आपको मैं दे सकता था। खाली मैं पीपीटी बना के दे सकता था, पीडीएफ बना करके दे सकता था, सीधा-सीधा आपको कंटेंट दे सकता था, आप पढ़ सकते थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें आप प्रॉपर तरीके से अपने उन क्वेश्चन्स की ट्रिक को समझने की कोशिश करें कि कहाँ पर आपको फँसाता है। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में उस तरह की यूपीएससी की जो ट्रिक होती है, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज के। ध्यान रखना। तो आज के हर क्वेश्चन में यूपीएससी की वो ट्रिक रहेगी, इसलिए सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस को कर लिया तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 4 है, यानी कि चौथा दिन है। इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा, एक-एक चीज को नोट कर लीजिएगा और कहां-कहां पर फोकस करना है वो भी समझ लीजिएगा। और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू पर आप अगर जीएस या हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच लेते हैं तो एम के लाइव कोड का यूज कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए इसके थ्रू, जिससे कि आपको सभी कंटेंट आपको टाइमली वहां पर मिल सके। ओके, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन उतना सिंपल नहीं है। ध्यान रखना, सिंपल लग रहा होगा क्योंकि मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूं, हिस्ट्री पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे इजी लगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं ये सोचना। आरबीआई द्वारा डॉलर खरीदने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। इससे रुपए के अत्यधिक मजबूत होने को रोका जा सकता है। इससे मुद्रास्फीति सदैव कम होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2, 3। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, अभी ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि अभी भारत ने आज ही न्यूज निकल के आई थी, तो पता चला कि आरबीआई ने बड़ी मात्रा में डॉलर खरीदे हैं। अब कहेगा डॉलर क्यों खरीदे भाई, वो अलग मुद्दा है। देखिए, आरबीआई समय समय पर डॉलर खरीदता भी है और बेचता भी है और उस कंडीशन में ये चीजें चलती रहती है। मार्केट को वॉलेटाइल कंडीशन से रोकने के लिए वो सब करता रहता है, ठीक है ना। और इस समय जो खरीदे हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, इसमें कोई शक नहीं कि खरीदे हैं। अब डॉलर खरीदेंगे तो इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? विदेशी मुद्रा भंडार में आप सब जानते हो, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें 4 तरह की चीजें होती है। विदेशी मुद्रा होती है, सोना होता है, हमारा एसडीआर होता है और आरटीपी होता है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन आईएमएफ में। ये चारों चीजें होती है, उस पर मैं कभी फिर चर्चा करूंगा, लेकिन अभी ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि विदेशी मुद्रा भंडार खरीदेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर 1 ये सही है। इसका मतलब ये भी सही है क्योंकि यहां पर आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इसका मतलब ये गलत है, यानी कि इसको हमें काटना है कि ये ठीक। दूसरा, इससे रुपए के अत्यधिक मजबूत होने को रोका जा सकता है। जब डॉलर खरीदेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि डॉलर महंगा होगा, रुपया सस्ता होगा। इसका मतलब रुपया सस्ता होगा इससे। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी सही है। इसका मतलब हो गया कि इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। ठीक है ना? अब बात आती है तीसरा। ये दोनों आपके सॉरी ये भी सही हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है नहीं। ठीक, अब आता है इससे मुद्रास्फीति सदैव कम होती है। तो देखिए भाई, सीधी-सी बात है, जब डॉलर खरीदेगा तो आरबीआई पैसा, रुपया बैंकों को या जिस व्यवस्था को खरीदता है उसको देगा। रुपया देगा तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो बाजार में महंगाई बढ़ सकती है। लिक्विडिटी यानी कि तरलता बढ़ने का मतलब होता है बाजार में लोन सस्ता हो सकता है, पैसा ज्यादा हो सकता है, इसलिए लोग ज्यादा उधार ले सकते हैं। इसलिए ये कंसेप्ट है कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई कम होगी, ये गलत है। ये गलत है। इसका मतलब तीसरा गलत है। आंसर ये हो गया आपका, ये रहा।
ये कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से इस ट्रैप से आप बच सकते हो। इसको देखिएगा, आंसर 1 और 2 बिल्कुल सही है, तीसरा गलत हो गया। देखिए फरवरी, अब ये कैसे-कैसे आंकड़े ये रहे। फरवरी 2026 में आरबीआई ने स्पॉट फॉरेक्स मार्केट यानी कि तुरंत हाजिर विनिमय बाजार होता है, उससे तुरंत उन्होंने नेट 7.4 बिलियन डॉलर खरीदे। अब कहोगे कितने खरीदे? नेट खरीदे हैं, यानी कि कुल नहीं है, शुद्ध है। यानी कुल खरीद थी 21 बिलियन डॉलर की, ठीक है ना? बिक्री की 13.94 बिलियन डॉलर की। तो यानी कि देखा जाए तो 21 में से 13.9 घटा दीजिए तो 7.4 बिलियन डॉलर भारत के पास ज्यादा आ गए। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका मतलब 7.4 बिलियन डॉलर हमारे पास ज्यादा है, उसके बदले में हमको रुपया देना पड़ा, ठीक है ना? और स्पॉट मार्केट क्या होता है? वह बाजार जहां तुरंत के तुरंत सेटलमेंट होते हैं, आपने पैसा दिया, खरीदा, पैसे का सेटलमेंट हो गया। एक होता है फॉरवर्ड मार्केट, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर बाजार, भविष्य का वायदा बाजार इसे कहते हैं। वायदा बाजार भविष्य में चीजें होती हैं और यहां स्पॉट मार्केट में ऑन स्पॉट होती हैं। ओके, अब बात आती है कि आरबीआई डॉलर खरीदता क्यों है? 4 बड़े कारणों से डॉलर खरीदता। अपने फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारा जो आयात करेंगे उसके लिए हमारे पास पैसा रहना चाहिए, या निवेशकों का भरोसा बनाए रहना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय किसी तरह के कोई झटके लगते हैं उससे अर्थव्यवस्था बची रहे। दूसरा, रुपए को बहुत तेज मजबूत होने से बचाने के लिए। रुपया मजबूत हो गया तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो तो कैसा हो जाएगा? सस्ता हो, वो महंगा हो जाएगा और हमें एक्सपोर्ट ही बढ़ाना है। इंपोर्ट हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ, निर्यात नहीं बढ़ा तो हमारा सब बेकार हो जाएगा। तो रुपया मजबूत होने से हमारा निर्यात क्या होता है? महंगा हो जाता है और उसमें फिर हमारे देश की समस्या बढ़ जाएगी। हमारी वस्तुएं विदेशी वस्तुओं के सामने टिक नहीं पाएंगी क्योंकि महंगी हो जाएंगी। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी कंट्रोल, जो विनिमय दर होती है उसको भी, जो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और फॉरवर्ड पोजीशन अनविन करना, यानी कि हमारी जो भविष्य की जो चीजें हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। दीज आर द कंसेप्ट। तो ये बात क्लियर हो गई पहले क्वेश्चन में। देखिए पहले क्वेश्चन में थोड़ा समय ज्यादा लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम 1988 के एक निवारक निरोध कानून है। दूसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति को बिना मुकदमे के अधिकतम 12 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। तीसरा है, 3 माह से अधिक निरोध करने के लिए सलाहकार बोर्ड की राय आवश्यक हो सकती है। कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3, 1 2 3 और 1 और 3। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, शिमला में 34 एक्यूज्ड को पकड़ा गया इसी पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत, ठीक है ना? इसलिए चर्चा में आया कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट हमको पता होना चाहिए और हकीकत में ये 1988 का है, बिल्कुल सही है। निवारक निरोध है, इसमें आप किसी को भी डिटेन कर सकते हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत बिना मुकदमा 1 साल तक उसको बिना मुकदमे के अपनी जेल में रख सकते हो, क्योंकि निवारक निरोध कानून है ये, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है ना? और 3 माह से अधिक उसको रोकते हो तो आपको सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता होती है। तीनों कथन बिल्कुल सही है। आंसर है सी, बिल्कुल सभी। देखिए पीआईटी एनडीपीएस, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988, यानी कि अवैध मादक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकथाम अधिनियम 1988। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि यह कब एक्ट बना था। इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और उससे जुड़े नेटवर्क को रोकना। यह सामान्य एनडीपीएस एक्ट से थोड़ा सा अलग है। सामान्य एनडीपीएस एक्ट अलग होता है, ये पीआईटी प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट अलग है। सामान्य जो होता है एनडीपीएस एक्ट, ध्यान रखना, वो 1985 में बना था और पीआईटी एनडीपीएस एक्ट बना था 1988 में। दोनों में अंतर है। एनडीपीएस एक्ट क्या करता है कि अपराध करने के बाद गिरफ्तार करता, मुकदमा चलाता है, और इसमें पीआईटी में क्या होता है कि अपराध करने से पहले ही आप डिटेन कर सकते हो किसी को, पहले ही। और ऐसे कौन लोग होते हैं? ऐसे वो लोग होते हैं जो बार बार इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं। तो भाई हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे शहर में इस तरह की गतिविधियां ना हो, तो जो पहले से ही कहा जाए कि जिन पर टैग लगा हुआ उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये कंसेप्ट आपका हुआ था। तो यानी कि जो हैबिचुअल ड्रग ट्रैफिकर हैं, रिपीट ऑफेंडर हैं, उनको भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए ये सब काम किए जाते हैं, यानी, और इसमें बिना सामान ट्रायल किए, पूरा किए ही भविष्य में अपराध रोकने की हिरासत दी जाती है, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत जुड़ा हुआ है। ओके, क्लियर हो गया?
समझ में आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जवाहर नगर डंप स्थल का जलवायु पर बहुत अत्यधिक है। भूमि भराव स्थल में जैविक अपशिष्ट के अवायवीय अपघटन से मीथेन गैस निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हरितगृह गैस है। देखने में लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जवाहर नगर ये कहां है? ये तो हर शहर में एक जवाहर नगर होता है। लेकिन आपको पता है आज की बहुत खतरनाक न्यूज है कि तेलंगाना का जो हैदराबाद है, हैदराबाद के बाहर एक डंप एरिया है, और वो डंप एरिया इतना बड़ा डंप एरिया है आपके अपशिष्ट का कि उससे जो मीथेन गैस निकलती है विश्व में चौथा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट हॉट स्पॉट, जहां से मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेरेटिवली कई गुना ज्यादा खतरनाक है, कई गुना ज्यादा पावरफुल हरितगृह गैस है। इसलिए ये देखा जाए तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और सही व्याख्या भी है, बिल्कुल सही है। जलवायु पर, क्योंकि जितना ज्यादा खतरनाक हरितगृह गैस होगी समझ लो उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ग्रीन हाउस गैस। ये रहा जवाहर नगर डंप साइट। स्टडी में तेलंगाना के हैदराबाद के जवाहर नगर में दुनिया के मीथेन एमिशन के मामले में चौथा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बताया गया है। मीथेन गैस कितना निकलता है यहां से देखिए, सोचिएगा 5.9 टन प्रति घंटा बताया गया है, और स्टडी के अनुसार 5 टन मीथेन प्रति घंटा जहां से निकलती है वो 10 लाख एसयूवी के बराबर है। 10 लाख का आपकी कारें चलें उनके बराबर है ये, समझ लेना। और CO2 की तुलना में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा वार्निंग पोटेंशियल है। 20 वर्षों के समय पर यह लगभग 80 से 85 गुना अधिक प्रभावी माना जाता है CO2 की तुलना में। अब आपको सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट होगा इसका। लैंडफिल से मीथेन बनती कैसे है? जब जैविक कचरा जो होता है, भोजन अपशिष्ट, सब्जियां वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, गार्डन पेपर, फल वगैरह वेस्ट होते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। एनारोबिक एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, ऑक्सीजन अंदर ही अंदर नहीं पहुंचती, और वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, खाना सड़ाना गलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में आपकी क्या बनती है, मीथेन CH4, ये रही, ये बनती है कुल मिलाकर के। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये रहा चौथा, ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण। भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में इसको बना दिया गया है, ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी हाल फिलहाल में बना दिया है इसको, क्योंकि ऑनलाइन गेम बहुत चल रहा है, और OGI कार्य युवा खेल कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका गठन ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन के लिए 2025 के तहत हुआ, जो एक्ट बनाया गया था 2025 में, उसके तहत प्राधिकरण गठित किया गया। इसका उद्देश्य है ई स्पोर्ट्स को औपचारिक मान्यता देना। निम्न में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, और कोई नहीं। ये देखिएगा, यहां ध्यान रखना, केवल एक, केवल दो, या सभी तीन, ये अलग तरह का है। इनमें से कोई एक सही है, इनमें से कोई दो सही है, या तीनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। यह UPSC का नया ट्रैप क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, नया ट्रैप क्वेश्चन है, इस बात को समझने की कोशिश करना। तो ध्यान दीजिएगा कि युवा कार्य खेल मंत्रालय के नहीं तहत नहीं आता, ऑनलाइन है भाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत आता है। ये आपका गलत है, इसका मतलब आपका सोचिएगा, ये गलत हो गया, इसका मतलब अब दो सही हो गए, सभी कोई नहीं। अब दूसरा आता है ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन विनियमन के लिए, बिल्कुल सही है। ई स्पोर्ट्स को औपचारिक मान्यता देने के लिए, बिल्कुल सही है। तो इसमें दो ऑप्शन है, कौन कौन से? 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों दोनों सही हैं। ये रहे बी, ये दूसरा और तीसरा। हाल ही में भारत सरकार ने यह बनाया है और इसका गठन किया गया है, और इसका कंसेप्ट 2025 के तहत बनाया गया है। ये प्राधिकरण है जो ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम को रेगुलेट करेगा, और इसकी जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये रही, इसके अधीन कार्य करेगा, और 1 मई 2026 से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को फॉर्मल रेगुलेशन देना, यानी कि प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना, ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, मनी गेमिंग, बैटिंग एप्स को रेगुलेट करना, और उनको रोकना भी है। अगर कोई इल्लीगल होता है तो उसको रोकना भी है। यूजर सेफ्टी सुनिश्चित करना, जो उस पर खेलते हैं उनकी सुरक्षा बनाना, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम बनाना, और यह तय करेगा कोई गेमिंग सोशल गेम है, ई स्पोर्ट है, मनी गेम है, किस कैटेगरी में आता है, वो भी यही तय करेगा कि किस कैटेगरी में इस गेम को रखा जाए। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है क्यूरियोसिटी रोवर। ये तो बात सुना होगा ना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्यूरियोसिटी रोवर।
ध्यान रखना। और छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। साइंस एंड टेक का बहुत फेमस आपका कौन सा, स्पेस टेक्नोलॉजी का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्यूरियोसिटी रोवर आपका सौर ऊर्जा से संचालित है, गेल क्रेटर में कार्य कर रहा है, इसका उद्देश्य है भविष्य में मानव अन्वेषण की तैयारी करना। क्यूरियोसिटी रोवर आपको पता है कि नासा का मार्स मिशन है, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, मार्स मिशन है। और इसके संदर्भ में आपको बता दें कि यह सौर ऊर्जा से संचालित नहीं होता है। जी नहीं, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है 2 और 3। एमएसएल मिशन है, रोबोटिक रोवर है, मंगल ग्रह की सतह पर जलवायु भूगर्भ जीवन की संभावना का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। कब भेजा गया था? 26 नवंबर 2011 को। पहुंचा कब? 5 अगस्त 2012 को। ठीक है ना। कौन से व्हीकल से? एटलस V5 रॉकेट से भेजा गया था। केप कैनरेविल फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया था। अब तक का सबसे सफल मंगल मिशन है ये, अब तक का। कहां काम कर रहा है? गेल क्रेटर में, माउंट शार्प के पास में, आसपास में काम कर रहा है। और क्रेटर को इसलिए चुना गया क्योंकि यहां पर एंशियंट लेक के प्रमाण मिले थे पहले से, इसलिए यहां पर इसको भेजा गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है, आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया आपका 2 और 3 कुल मिलाकर के ये रहे। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और ध्यान रखना, अच्छे तरीके से इनको समझने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना। अब बात आती है एक्स्ट्रा टॉपिक। देखिए, एक्स्ट्रा टॉपिक में एक मैंने टॉपिक दिया है आज का, एनडीसी, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन 2035, 2031-35। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एनडीसी 2031-35 के पेरिस समझौते के तहत अपनी नई नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन 3.0 को अपडेट किया है। अब ये क्या है? पेरिस एग्रीमेंट में हमने अपनी मर्जी से कुछ अपने लिए लक्ष्य तय किए हैं। उसको लेकर के है कि भाई हम ग्लोबल वार्मिंग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे खुद के अपने लक्ष्य हैं, जिसको हमने तय किया है 31 से 35 के लिए। 2035 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 37% की कमी 2005 के आधार पर यह करना है। ठीक है ना। दूसरा, 2035 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कुल विद्युत स्थापित क्षमता का 60% नॉन फ्यूजल, जो आपका फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जो गैर जीवाश्म ईंधन है, वहां से हमको लेना है। यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड पावर वगैरह ऐसी चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करना है। वनों और वृक्षों के माध्यम से 3.5 से लेकर 4 बिलियन टन कार्बन के बराबर हमें कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा गया है। और यह वनीकरण और फॉरेस्ट कवर को बढ़ा करके किया जाएगा, वन आवरण को बढ़ाया जाएगा, उससे हम इसको कवर करेंगे। एनडीसी लेवल मिटिगेशन नहीं है बल्कि एडेप्टेशन है को महत्व देता है। यानी कि एक नई चीज को एडॉप्ट करने के लिए आपको कहता है, चीजों को रोकने के लिए नहीं बल्कि नई चीजों को अपना करके उसको सुरक्षित करने को लेकर के। और इसका दीर्घकालिक लक्ष्य है नेट जीरो 2070 की दिशा में अपने कदम बढ़ाना, कि तब हम जाकर के 2070 में बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन बंद कर देंगे। 2070 हमारा टारगेट है। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। यह बिल्कुल आपका द हिंदू में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। दूसरा टॉपिक है डीएनटी, यह भी द हिंदू में दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा। डिनोटिफाइड ट्राइब्स, ऐसी ट्राइब्स जिनको नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स में काउंट करते हैं, डिनोटिफाइड होती हैं। ये क्या होता है कि अभी हाल ही में डिनोटिफाइड ट्राइब, ऐसी बहुत सारी ट्राइब है जिनको सोचिए सरकारी व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से ये चर्चा में आया। और कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों को सहयोग के बिना डिनोटिफाइड समुदायों को कल्याणकारी योजनाएं के लाभ नहीं पहुंच रही। बात आती है कि क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि इनके प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे, इनका सही सूचीकरण नहीं है, इनके सही समुदाय वर्गीकृत नहीं है, कौन किस कैटेगरी में आएगा, एससी में आएगा, एसटी में आएगा, ओबीसी में आएगा। और भारत में लगभग 300 समुदाय अभी भी अनक्लासिफाइड है भारत में, लगभग, जिसकी वजह से उन्हें छात्रवृत्ति, आवास, आरक्षण, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह बात बताई गई है। अब बात आती है डिनोटिफाइड ट्राइब्स क्या है? ऐसी ट्राइब्स जो अपराध मुक्त घोषित जनजातियां कर दी गई हैं, विमुक्त। अब कहोगे अपराध मुक्त क्या मतलब, ये अपराध करती थी? यस, ये 2 श्रेणियों से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें एक नोमैडिक ट्राइब कहते हैं जो घूमती फिरती रहती हैं, और दूसरी सेमी नोमैडिक ट्राइब जो अर्धघुमंतु जातियां हैं, उन दोनों को मिला करके। अब कहोगे कैसा, ऐसे कैसे? तो देखिए, कंडीशन ये थी कि ब्रिटिश शासन ने कुछ ट्राइब को, पूरे समुदाय को ही 1871 में कानून बना करके, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत, इन पर कानून के तहत सीधा इन्हें अपराध घोषित कर देता कि इनके समुदाय में कोई भी व्यक्ति
पैदा होगा वो भी अपराधी ही होगा, घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना? जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। यानी केवल समुदाय से संबंधित होने के आधार पर उन्हें क्रिमिनल माना जाता था। बाद में इसको ये एक तरीके से देखा जाए तो दमनकारी नीति थी। 1952 में देश आजाद होने के बाद भारत सरकार ने इसको रिपील कर दिया और इसके बाद समुदाय को डिनोटिफाइड कर दिया कि वहां से हटाओ इनको। इसलिए उन पर लगा हुआ क्रिमिनल टैग हटा दिया गया और ऐसी कंडीशन में आइडेट कमीशन के अनुसार भारत में 1200 से ज्यादा समुदाय ऐसे हैं। ठीक है ना? और उनके कंडीशन ये है कि वेलफेयर को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, जिनको डिनोटिफाइड तो कर दिया, लाभार्थी सूची में अभी तक उनका नाम शामिल नहीं है। ठीक है ना? जैसे बंजारा हैं, नट हैं, कालबेलिया हैं, गडरिया हैं, सपेरा हैं, कंजर हैं, पारदी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है? और इनके लिए सरकार ने सीड योजना चलाई है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक पावर एंड डेवलपमेंट फॉर डीएनटी। इसमें मिलता है, इन्हें फ्री कोचिंग मिलती है, आयुष्मान कार्ड मिलता है, लाइवलीहुड सपोर्ट मिलता है, हाउसिंग सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीजें हैं। और ऐसी चर्चा क्यों आई है? क्योंकि 2027 की जनगणना में इन्हें हम पॉलिसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहे हैं कि इनकी एक्चुअल जनसंख्या कितनी है। तो ये हमने कंसेप्ट देखे और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको एक बार सुन लेंगे ना तो कान में लगा करके, रील लगा करके आराम सो जाइए, तो आपके समझ लो डेली के 7 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, 7 से 8 टॉपिक, इनको कवर करते चले जाइए और समय मिले तो इनके नोट्स बना लीजिए। इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं। 1 साल मेरे साथ मेहनत करके देख लीजिए इस पॉइंट पर, इनके नोट्स बनाइए, इसको सुन लीजिए, आपका करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएगा। और मैं इसमें ऐसे करंट अफेयर को इंक्लूड कर रहा हूं जो जनरली जिन पर आपके अच्छे इंस्टीट्यूट की भी नजर नहीं पड़ती है, वो इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।